ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के बारे में, और एक हम लोगों ने पढ़ा था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में। तो मैं फटाफट इसको रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक एचएनआरएनए होता है, उस एचएनआरएनए से अगर आपको एमआरएनए बनाना होता है तो उसके लिए आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। वो मॉडिफिकेशन कब करने हैं? एमआरएनए को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने से पहले, बिकॉज साइटोप्लाज्म के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज एक्सोन्यूक्लियस। सो उस एक्सोन्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रेजेंट होते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्लियर? जो कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। बट इसमें हम लोग देख रहे थे कि जो 5 प्राइम होता है उसके ऊपर हम लोग एक 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसिन का क्या करते हैं? कैपिंग करते हैं। और 3 प्राइम जो होता है, इस 3 प्राइम पे हम लोग ऐड करते हैं एक लंबी सी टेल, जहां पे 200 से लेकर 300 एडेनिन यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पॉली ए टेल। ये काम हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ से इंट्रॉन्स को रिमूव किया था। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रॉन्स को रिमूव किया था तो यहाँ पे इंट्रॉन्स जो होते हैं वो लेरिएट की फॉर्म में हट जाते। तो सबसे पहले क्या पढ़ाया था मैंने? कैपिंग। फिर क्या पढ़ाया था? टेलिंग। एंड थर्ड हो जाएगा इसके अंदर क्या? स्प्लाइसिंग। बस इतना सा था जो मुझे पढ़ाने में बहुत टाइम लगा था। ठीक है, चलो। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था कि जेनेटिक आरएनए और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए जो होता है दैट इज इन वायरस, रेट्रोवायरस और रियोवायरस, जिसमें एग्जांपल हमने देखा था रैबीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, एचआईवी वायरस। ये सारे एग्जांपल हमने देखे थे कौन से? रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आते हैं। और राउस सार्कोमा रियोवायरस, वुंड ट्यूमर वायरस रियोवायरस की कैटेगरी में आता है। फिर हमने देखा था नॉन कोडिंग आरएनए। तो नॉन कोडिंग आरएनए के अंदर RMT, SNSC, MIRI, बहुत सारे आरएनए होते हैं। बट इसका 99% कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? तो इसका 99% टोटल आरएनए का होता है RMT। ठीक है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के बारे में। और इसमें देखा था हम लोगों ने कि सबसे लॉन्गेस्ट आरएनए कौन सा होता है? एमआरएनए। सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा होता है? टीआरएनए, जिसका एस कितना होता है? एस होता है जस्ट 4। एंड इसके अलावा हमने देखा था कि टीआरएनए को हम लोग और बोलते हैं सॉल्युबल आरएनए, बिकॉज ये बहुत छोटा होता है तो पानी के अंदर इजीली क्या हो सकता है? डिसोल्व हो सकता है। एक चीज सुन लो, क्लासेस मंडे के अंदर ऑफलाइन होने जा रही है, तो ढंग से स्वेटर पहन के आना, क्योंकि ये वाला सेंटर थोड़ा ज्यादा ठंडा है। ठीक है, चल। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि मोस्ट अबंडेंट आरएनए कौन सा होता है? आरआरएनए। और सबसे लेस अमाउंट में होगा एमआरएनए, बिकॉज एमआरएनए को प्रोटीन बनाने के बाद डिग्रेड कर दिया जाता है। क्लियर? तो मैंने क्लास के अंदर एमआरएनए का स्ट्रक्चर बता दिया था, तो एक बार फटाफट वापस देख लेते हैं। 5 प्राइम पे 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसिन का कैपिंग होगा, और यहाँ पे एक अनयूजुअल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, और इवन अनयूजुअल एक नाइट्रोजनस बेस भी होता है। और इसके अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। उसके बाद में 3 प्राइम पे हमने पढ़ा था पॉली ए टेलिंग, और यहाँ पे होता है पॉली ए टेल। और यहाँ पे हमने बोला था कि राइबोसोम जहां पे अटैच्ड होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडोन। एंड स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है? AUG। और जहां पे राइबोसोम प्रोटीन बनाने के बाद डिटैच हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या? स्टॉप कोडोन। एंड स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं? उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। तो इन तीनों में से कोई भी आया, ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो इसके बीच का ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। ठीक है, जो एक्चुअली अमाइनो एसिड के अंदर ट्रांसलेट होगा। बट यहां पे ये वाला पोर्शन
और यहाँ पे ये वाला पोर्शन, इनको हम बोलते हैं यूटीआर, बिकॉज इसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो ये वाला हो जाएगा अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूटीआर कहां प्रेजेंट होते हैं? 5 प्राइम पे स्टार्ट कोडॉन से पहले, 3 प्राइम पे स्टॉप कोडॉन के बाद प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये कहानी हो गई कंप्लीट एमआरएनए की। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आरआरएनए और नेक्स्ट पढ़ेंगे टीआरएनए के बारे में। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आरआरएनए के बारे में। ठीक है, तो ये क्लास 11th का भी एक टॉपिक है जो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 11th में आपने राइबोसोम सुना होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी यही कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलो, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, कौन सा? एमआरएनए। नाउ सेकंड हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आरआरएनए से। तो आरआरएनए का नाम क्या है? राइबोसोमल आरएनए। तो इसका मतलब ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। सो दैट्स वाई हम लोगों ने इसको बोला था स्ट्रक्चरल आरएनए। और सेल के अंदर सबसे मोस्ट अबंडेंट आरएनए भी कौन सा मिलेगा? आरआरएनए मिलेगा। अगर ये मोस्ट अबंडेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? सबसे मोस्ट स्टेबल आरएनए भी कौन सा होगा? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कौन मिलता है? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो। ठीक है, अब मैं बेसिकली तुम्हें ये बताऊंगी कि ये आरआरएनए जो है, इनका काम होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। तो राइबोसोम बेसिकली होता क्या है? ये आरआरएनए प्लस प्रोटीन का एक मिक्सचर है। क्या बोला मैंने? तो ये मेरे पास आरआरएनए है, ये मेरे पास प्रोटीन है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और देखो मिक्स करने के बाद ये क्या बन गया? राइबोसोम बन गया। तो क्या इस तरीके से मैं बोल सकती हूं कि राइबोसोम एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है? राइबो न्यूक्लियो मतलब आरएनए प्लस क्या हो जाएगा? प्रोटीन। और ये सेम स्टेटमेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्प्लाइसोसोम के लिए यूज किया था। वो भी किसका बना होता है? एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। मतलब है क्या? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन हुआ ना। ठीक है, अब देखो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर आरआरएनए होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है 70S राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम। और यूकैरियोट्स के अंदर होता है कौन सा राइबोसोम? 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम होता है। समझ आ गया? नाउ पहले हम लोग देखते हैं कि ये S क्या होता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, जब हम लोगों ने मेसेसन और स्टॉहल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने बोला था कि सेल में से अगर आपको डीएनए को आइसोलेट करना है तो क्या किया था हमने? सेंट्रीफ्यूगेशन। वैसे ही सेल में से अगर आरएनए अलग करना हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन। बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड को सेपरेट करना हो, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेल में से क्लोरोप्लास्ट अलग करने हो, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेल में से माइटोकॉन्ड्रिया अलग करना हो, सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेल में से अगर राइबोसोम अलग करना हो तो अगेन सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। अब शायद आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, मैं सेंट्रीफ्यूगेशन को हमेशा ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इजिकल टू आप पढ़ते हो mv² अपॉन क्या पढ़ते हो? r। क्या पढ़ते हो? mv² अपॉन r। शायद जब हम लोगों ने मेसेसन और स्टॉहल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो वहां पे एक एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ था, जहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो हैवी वेट की ज्यादा डेंसिटी वाली चीजें होगी वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाती है ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोला मैंने?
सेंट्रिफिकेशन के दौरान जो चीजें हैवी होती है तो ऑफ कोर्स हैवी होने पर वो जल्दी सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि फॉर्मूले से ही आपको समझ आ रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिस चीज का मास ज्यादा होगा तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है। एंड मतलब वहां पे सेंट्रिफिकेशन फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ये S क्या है, तो बेटा ये S जो है दिस इज सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है ये, कि ड्यूरिंग सेंट्रिफिकेशन कौन सी चीजें कितनी स्पीड पे क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूज मतलब सेटल डाउन हो रही है। प्लीज ये जो S होता है वो स्पीड नहीं होता है। एंड अगर आपने क्लास 11 पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा था कि राइबोसोम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली होती है। एंड अगर सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है तो इसका मास बहुत कम होगा, तो इसको सेल में से अलग करने के लिए आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो S है ना, ये S किसको इंडिकेट कर रहा है, ये S इंडिकेट कर रहा है ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, सॉरी ये इंडिकेट कर रहा है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर हो गया। अब अगर सपोज करो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में से मैंने राइबोसोम को अलग कर दिया, कैसे अलग किया, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। अब अगर सपोज करो इस 70S राइबोसोम को मैं नेक्स्ट अगेन एक नई सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाल के अगेन इसको मैं सेंट्रीफ्यूज करूं तो क्या होगा, तो ये होगा बेटा कि इसमें इसकी 2 सब यूनिट अलग हो जाएगी, एक लार्ज सब यूनिट अलग हो जाएगा और एक स्मॉल सब यूनिट अलग हो जाएगा। और ये वाला यूनिट अलग होगा 50S पे और ये वाला अलग होगा कहां पे, 30S पे। तो ये क्या हो जाएगा 50S और ये क्या हो जाएगा 30S। तो इससे क्या क्लियर हुआ, इससे ये क्लियर हुआ कि ये 70S राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट का बना होता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक कौन सा होता है, स्मॉल सब यूनिट। समझ आया पक्का। अब अगर सपोज करो कि इन दोनों यूनिट को अलग करने के बाद मैंने 50 और 30 को एक नई सेपरेट टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया और उसको मैं अगेन सेंट्रीफ्यूज करूं तो क्या होगा, तो बेटा ये बना किसका होता है, RNA और प्रोटीन का। तो बेचारे इसमें से जितने भी RNA होगा और प्रोटीन जो होगा वो सब सेपरेट हो जाएगा। तो 50S को जब हम अगेन फर्दर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इसमें से एक 23S RNA बाहर निकलेगा और एक निकलेगा 55, नहीं लिखा है मैंने, 5S लिखा है मैंने। तो इसमें से 2 टाइप्स ऑफ RNA बाहर निकलेंगे और प्लस इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, प्लस इसमें और प्रेजेंट होता है क्या, प्रोटीन। और जब मैंने 30S सब यूनिट को सेंट्रीफ्यूज किया तो मैंने देखा कि इसमें से एक RNA बाहर निकल गया, वो कौन सा था, 16S 16S RNA एंड प्लस इसमें से सेपरेट हो गई क्या, प्रोटीन। तो इससे ये क्लियर हो जाता है बेटा कि 16S RNA प्लस प्रोटीन मिलके 30S बनाता है, 23S 5S और प्रोटीन मिलके 50S बनाता है और 50 और 30 मिलके क्या बनाता है, 70S बनाता है। समझ आ गया। ये सारे नंबर अभी आपको सब याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलो यूकैरियोटिक सेल की बात चलते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में से हमने 80S राइबोसोम को अलग किया, अलग करने के बाद सेटल डाउन करने के बाद उनको हमने एक नई सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करने के बाद उसको अगेन सेंट्रीफ्यूज किया, तो अगेन सेंट्रीफ्यूज किया तो हमने देखा कि उसमें से 2 सब यूनिट सेपरेट हो गई, एक सेपरेट हुई 60S पे और एक सेपरेट हुई कहां पे, 40 पे। तो ये हो जाएगा 60S और ये वाला हो जाएगा 40S। तो मुझे एक चीज बताओ,
50 प्लस 30 कितना होता है? 18 नहीं होता है। 50 और 30 मिलके बनता है 70। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ बायोलॉजी, मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं है। अच्छा 60 और 40 मिलके कितना होता है? 100 नहीं होता है, वो 100 मैथ्स में होता होगा। बायोलॉजी में 60 और 40 मिलके 80 होता है। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि 60s और 40s को मैंने फिर अगेन और एक डिफरेंट सेंट्रिफिकेशन ट्यूब में इनको अगर सेंट्रीफ्यूज करूं तो क्या होगा? ये बना किसका होता है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन का। तो सारे कंपोनेंट इसके अलग हो जाएंगे। तो इसमें से अलग होगा 28s, एक अलग होगा 5.8s और एक सेपरेट होगा यहां से कौन सा? 5s। तो ये सारे आरआरएनए यहां से सेपरेट हो जाएंगे और प्लस साथ में इसमें जो प्रोटीन होगा वो प्रोटीन भी यहां से सेपरेट हो जाएगा। वैसे ही सेम जब हम लोग 40s को वापस सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसमें से सेपरेट होगा 18s आरआरएनए और प्लस इसमें जो प्रोटीन होती है वो यहां से सेपरेट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया क्लियर कि 18s आरआरएनए प्लस प्रोटीन मिलके 40s बनता है, 28s 5.8s और 5s प्लस प्रोटीन मिलके 60s बनता है और 60 और 40 कितना होता है? 80 होता है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है बेटा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको कितने टाइप्स ऑफ आरआरएनए मिलेंगे। आरआरएनए के टाइप्स में पूछ रही हूं। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर एक 23s है, 5s है और एक 16s मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम में आपको मिलेंगे 3 टाइप्स ऑफ आरआरएनए। और यहाँ पे आ जाओ यूकैरियोट्स के अंदर 28s 5.8 5 18 यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके राइबोसोम के अंदर 4s टाइप्स ऑफ आरआरएनए। मैं किसकी बात कर रही हूँ? आरआरएनए की बात कर रही हूँ। अब मैडम नंबर कैसे याद करें इतने सारे? तो देखो इधर ये कौन है? यूकैरियोट्स को देखना 28s 5.8s फिर उसके बाद में मैंने ये लिखा है 18। तो आपको क्या दिख रहा है? 8 8 और 8 28s 5.8s और 18s। तो अगर 18 इधर है तो 16 किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। और देखो 5s जो है ना वो आप दोनों को कॉमन में लेगा, है ना मजेदार चीज। तो 5s तो आपको दोनों में कॉमन मिलेगा, जो शायद अगर आप ध्यान से देखो तो इन सब के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा होता है? इन सब के अंदर स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है? 23 5s 16 28 5.8 18 और 5। तो आप देख रहे हो कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट आरआरएनए जो होगा दैट इज कौन सा हो जाएगा? 5s, जो प्रेजेंट होता है बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पक्का? तो ये 55 नहीं है, दिस इज 5s। और जब हमने टीआरएनए के बारे में बात की थी तो टीआरएनए का हमने एस क्या पढ़ा था? तो टीआरएनए का एस हमने पढ़ा था बेटा जस्ट 4s, 5 से भी छोटा 4। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा होता है? तो सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए हो जाएगा यहाँ पे कौन? आरएनए, टीआरएनए। समझ आ गया पॉइंट? अब एक पॉइंट लास्ट में सुनो, हम क्या बोलते हैं कि राइबोसोम के ऊपर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन बनने का क्या मतलब है कि अमाइनो एसिड के बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है दिस इज अमाइनो एसिड एंड दिस इज अगेन अमाइनो एसिड। तो इन अमाइनो एसिड के बीच में ये वाला जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है? तो इस पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे
डाइल ट्रांसफरेज। क्या लिखा मैंने? यहाँ पे लिखा है मैंने पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कोई और नहीं है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर 28S एंड यूकैरियोट्स के अंदर 28S। यहाँ पे 23, यहाँ पे 28, जो सबसे लार्जेस्ट आरआरएनए है, जो यहाँ पे भी सबसे लार्जेस्ट आरआरएनए है। तो ये 23S इन प्रोकैरियोट्स और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 28S इन यूकैरियोट्स। तो ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों आरएनए एज अ एंजाइम। तो दिस इज राइबोजाइम। तो जब हमने आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, तो आरएनए वर्ल्ड के अंदर हमने पढ़ा था कि सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा इवॉल्व हुआ था? दैट वाज आरएनए। एंड सबसे पहले फर्स्ट एंजाइम कौन इवॉल्व हुआ था? तो अगेन आरएनए। बट इसको प्रूव कौन करता है? इसको प्रूव करता है राइबोजाइम। तो उसमें हमने एक पढ़ा था, कौन सा? एसएनआरएनए। और एसएनआरएनए राइबोजाइम होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा, ये देखना, मैंने आपको एक और प्रॉमिस किया था कि जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज होता है वो भी राइबोजाइम होता है। तो अब समझ आ गया? तो अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में से अगर मैं 23S को निकाल दूं और यूकैरियोटिक राइबोसोम में से अगर मैं 28S को निकाल दूं, तो क्या अब प्रोटीन बनेगी? नहीं बनेगी बेटा, क्योंकि अमाइनो एसिड के बीच में एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म ही कौन करता है? यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर 23S, यहाँ पे कौन करेगा? 28S। एंड लास्ट में हम लोग एक बार नंबर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 23, 28, 5.8, 5S, इधर भी 5 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 18 है। वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 23, यहाँ पे लिखा मैंने 28, यहाँ पे लिखा है मैंने 5.8। 5 इधर भी आएगा, 5 इधर भी आएगा, इधर हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा 18। नहीं आया समझ में? वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो। तो ये क्या है? 23S, यहाँ पे मैंने लिखा है 28S, 5.8, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 18। तो यहाँ पे आप इसको याद रखोगे, 8, 8, 8 वाले सारे यूकैरियोट्स के हो जाएंगे। समझ आ गया पॉइंट? तो ये कहानी थी बेटा हमारे राइबोसोम के बारे में। एंड द लास्ट पॉइंट, अब मुझे बताओ कि ये है क्या? ये है आरएनए। तो इस आरएनए का फॉर्मेशन होता कहां पे? ऑब्वियसली आरएनए का फॉर्मेशन करता कौन है? डीएनए। बट वो डीएनए भी कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग बोलते हैं कि राइबोसोम नो डाउट प्रोटीन फैक्ट्री होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है, बट न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस हो जाएगा यहाँ पे क्या? राइबोसोम फैक्ट्री। बेटा एक मिनट रुक जाना आप लोग, बस जस्ट मिनट। चलो, तो इसके बाद में आपको क्या बोल रहे थे कि आरआरएनए का फॉर्मेशन कौन करेगा? आरआरएनए का फॉर्मेशन करेगा कौन? डीएनए। तो इस डीएनए को, ये डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? ये डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। तो न्यूक्लियोलस को हम लोग क्या बोलेंगे? राइबोसोम फैक्ट्री। एंड राइबोसोम को क्या बोला जाएगा? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, न्यूक्लियोलस राइबोसोम फैक्ट्री। क्लियर हो गया? पक्का? तो ये डीएनए क्या फॉर्म कर रहा है? आरआरएनए। तो शायद मैंने कभी आपको आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बताया था, याद है? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आरएनए पॉलीमरेज हमने 3 तरह के पढ़े थे। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। अब आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो सिंथेसाइज करेगा आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 सिंथेसाइज करेगा एमआरएनए और आरएनए पॉलीमरेज 3 फॉर्म करता है क्या? टीआरएनए।
बट मैंने आपको बोला था कि आरएनए के अंदर एक एक्सेप्शन होगा 5S। इस 5S का जो सिंथेसिस है, जो सबसे छोटा वाला आरएनए है, इसका सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में नहीं होता है। इसका जो जीन होता है वो हमारे मेन क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, ठीक है, न्यूक्लियर डीएनए के पास होता है। और इसको सिंथेसाइज करेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज 3। और इसके अलावा हमने देखा था एसएनआरएनए। और देखो एमआरएनए सिंथेसाइज कहां से होता है? एमआरएनए सिंथेसाइज होगा एचएनआरएनए से। तो दैट्स व्हाई आरएनए पॉलीमरेज जो 2 होगा वो एचएनआरएनए बनाएगा, मतलब एमआरएनए बनाएगा। और यहाँ पे 5S को छोड़ दीजिए, बाकी सारे तरह की आरआरएनए मीन्स 28S, 5.8S और 18S, तो 8 वाले बनाएगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज 1। क्लियर हो गया? ये तो था हमारा सिर्फ ये क्या रिवीजन। तो इस तरीके से हमारा आरएनए का जो पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। और इसके साथ हम लोगों ने क्लास 11th का राइबोसोम वाला जो पार्ट है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये सारे नंबर आपको याद करने हैं। एक और चीज जो मुझे बतानी थी, ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को बाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम, Mg+2, Mg+2। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। अगर हमारी सेल के अंदर अगर मैग्नीशियम नहीं हुआ तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट अटैच नहीं होगी, फिर प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई हमको बोला जाता है कि ग्रीन वेजिटेबल खाना डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। तो ये मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट होता है समझ गए आप लोग? पक्का? तो एक और चीज ध्यान रखना कि जब सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं चल रहा होता है तो उस टाइम ये राइबोसोम की दोनों सब यूनिट जो होती है वो अलग रहती है। बट जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसलेशन वाला, तो ट्रांसलेशन में जब हमें न्यूक्लियस को क्रॉस करके एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, तब उसके बाद राइबोसोम की दोनों सब यूनिट वहां पे क्या होगी? बाइंड होगी, एंड देन फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो ध्यान रखना उसके एक स्टेप पे मैं वहां पे मैग्नीशियम भी लिखूंगी। देखो आरएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जस्ट लाइक डीएनए, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज मिलेगा क्योंकि इसमें भी होता है फॉस्फेट। तो यहाँ पे आरएनए के ऊपर भी चार्ज कैसा मिलेगा? आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करने के लिए क्या बीच में आपको चाहिए होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। तो वो कौन होता है? मैग्नीशियम। तो ये राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को बाइंड करने में हेल्प करता है। समझ आ गया? तो पक्का अब इससे ज्यादा मैं आपको राइबोसोम के अंदर कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, मतलब आरआरएनए के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे क्या? टीआरएनए। तो अब देखो नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? चलो।